MPS 2 अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्याएं, पेपर 2019 जून, क्वेश्चन नंबर 7। राज्यांतरिक और अंतरराज्यीय विस्थापन शब्दावली से आप क्या समझते हैं? राज्यांतरिक और अंतरराज्यीय विस्थापन शब्दावली से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है राज्यांतरिक विस्थापित वह व्यक्ति होता है जिसे बलपूर्वक विस्थापित किया जाता है, बलपूर्वक उसे निकाल दिया जाता है। विस्थापित मतलब वहां से हटाया जाता है बलपूर्वक, परंतु वह उस राज्य क्षेत्र की सीमा के अंदर अपने देशीय अधिकार क्षेत्र के अंदर रहता है, मतलब उस सीमा के अंदर रहेगा और उस क्षेत्र में उसे अधिकार प्राप्त रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य आंतरिक विस्थापित वे हैं जो अन्य राज्यों में सुरक्षा नहीं मांगते हैं, दूसरे राज्यों से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकती, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर वह अपनी ही सरकार द्वारा सुरक्षा चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपने राज्य की सीमा के अंदर जो सरकार है वो उनकी सुरक्षा करे। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के कारणों में अधिक समस्याओं से जूझने तथा अति संवेदनशीलता के कारण जन्म लेते हैं। उनके अंदर उन्हें क्या होता है, ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इनसिक्योर रहते हैं, ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं वो। एक अनुमान के अनुसार आज दुनिया में राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर लगभग 2 करोड़ 5 लाख व्यक्ति विस्थापित जीवन बिता रहे हैं। 2 करोड़ 5 लाख व्यक्ति ऐसे हैं जो विस्थापित, जिनको बलपूर्वक उनको विस्थापित किया गया, अपनी जगह से हटाया गया है, ठीक है, और वो अपनी सरकार से सुरक्षा चाहते हैं। ऐसे 2 करोड़ 5 लाख व्यक्ति हैं। इनमें 1970 के दशक में वृद्धि हो रही है और 1970 के दशक से लगातार इसमें वृद्धि होती जा रही है ऐसे लोगों की। आज दुनिया में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या शरणार्थियों से अधिक है। शरणार्थी क्या होते हैं? जो बाहर से आते हैं, हमारे देश में जगह मांगते रहने के लिए, वो होते शरणार्थी। जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान से जो लोग आए थे हिंदुस्तान के अंदर, तो वो शरणार्थी थे, उनको हमें जगह देनी थी। तो अब उनसे भी ज्यादा संख्या किसकी है? राज्यांतरिक विस्थापित लोगों की संख्या उनसे भी अधिक है और इसका अनुपात 2:1 है, ठीक है। मतलब 2/3 जो है वो विस्थापित लोग हैं और 1/3 जो है वो शरणार्थी लोग हैं। युगांडा, नाइजीरिया, बुरुंडी और सोमालिया में 5 लाख या इससे भी अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग हैं। ये जगहों के नाम है जहां पर 5 लाख से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग रहते हैं। ये लोग संवेदनशील हैं क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अपनी ही सरकारों की प्रभावकारी सुरक्षा या सहायता के बिना जीवन यापन कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा अपनी ही सरकार नहीं कर रही है, अपनी ही सरकार उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है, उनकी सहायता के बिना वो अपना जीवन बिता रहे हैं। सरकारें अपने स्वयं के नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। सरकारों का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने खुद के नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वे ही बहुधा उनके लिए असमर्थ हैं और वो ऐसे विस्थापित लोगों के लिए की सहायता करने में असमर्थ हैं या अनिच्छुक है। या तो वो कर नहीं पा रहे हैं या वो करना ही नहीं चाहते हैं। अनिच्छुक मतलब ये करना ही नहीं चाहते हैं वो। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के सामूहिक विस्थापन से पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर संकट पैदा हो सकता है। जब सामूहिक पूरे के पूरे ग्रुप को विस्थापित कर दिया जाता है तो क्या हो सकता है, वो गंभीर संकट पैदा हो सकता है। वो कुछ गलत काम भी कर सकते हैं गुस्से में आकर के, और इससे यह अस्थिर हो सकती है। विभिन्न विद्वानों का मत है कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोग राष्ट्रीय सीमाओं को पार नहीं कर सके, मतलब राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर जा नहीं पाए। केवल इसी आधार पर उन्हें सहायता और सुरक्षा की मनाही नहीं की जानी चाहिए। तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, सहायता और सुरक्षा दी जानी चाहिए, उसके लिए मना नहीं किया जाना चाहिए। यदि आंतरिक रूप से विस्थापित कहे जाने वाले लोग राष्ट्रीय सीमाएं पार कर लेते हैं तो वे भी शरणार्थी के रूप में मान्य हो जाते हैं। यानी कि मान लो दिल्ली में कुछ लोग हैं, उनको हमने भगा दिया, हमको कहते तुम यहाँ नहीं रह सकते। अगर वो दिल्ली के बाहर चले गए, किसी और राज्य में चले गए, तो वहाँ के वो शरणार्थी हो जाएंगे। लेकिन किसी कारण से वो दिल्ली से बाहर नहीं जा पाए तो वो क्या हो गए? विस्थापित लोग हो गए। तो उनकी सहायता सरकार करती नहीं है, या तो वो करना नहीं चाहती या फिर वो करती नहीं है, कर नहीं सकती। दोनों में से कोई एक रीजन है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की सुरक्षा के लिए 1951 के अभिसमय और 1967 के प्रोटोकॉल जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय कानून दस्तावेज नहीं है। कोई अलग से कानूनी दस्तावेज है नहीं उन लोगों के लिए, उनके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। और ना ही शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जैसी अधिदेशाधीन संस्था है। मतलब जैसे संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थियों के लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, तो यहाँ पर ऐसी कोई संस्था भी नहीं है। इसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी सामंजस्य विहीन रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो प्रोसेस है उसमें भी कोई तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है उसके अंदर भी। 1990 के दशक में यह अनुभव किया गया
कि यह परिभाषित करना आवश्यक है कि आंतरिक रूप से विस्थापित कौन है। मतलब पता होना चाहिए कि आंतरिक रूप से विस्थापित कौन है, उसकी एक डेफिनेशन होनी चाहिए और उन पर कौन से सिद्धांत लागू होंगे, उनके ऊपर कौन से रूल रेगुलेशंस चलेंगे, ये फिक्स होना चाहिए। फ्रांसिस एम डेक राज्यांतरिक विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि ने देशीय विस्थापन पर उन्हें सुरक्षा और सहायता देने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक सेट प्रस्तुत किया। मतलब उन्होंने कुछ सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल्स बनाए, उसका एक सेट प्रस्तुत किया है। डेंग के अनुसार राज्यांतरिक विस्थापन शब्द किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर लागू होता है जिन्हें भागने के लिए या अपने मूल स्थान या स्थायी निवास छोड़ने के लिए विवश किया गया है। मतलब वहां से उनको जबरदस्ती हटाया गया है, भेजा गया है, जो खास तौर पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभावों से बचने के लिए, सामान्य हिंसा की स्थितियों, मानवीय अधिकार के उल्लंघन या प्रकृति और मानव निर्मित आपदाओं के फलस्वरूप भागने के लिए विवश हुए हैं। मतलब मान लो किसी भी वजह से, या तो किसी ने डरा धमका कर निकालने की कोशिश की है, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पर आगे झुग्गी झोपड़ी बना दी, सरकार ने उन्हें जबरदस्ती हटा दिया कि तुम गंद फैला रहे हो, यहाँ से अपनी झुग्गियां हटा लो। या फिर कई लोग जंगल में रह रहे हैं, नदी के पास रह रहे हैं, वो नदी का पानी सूख गया, बारिश नहीं हुई, खेती नहीं हुई, तो उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि उन्हें खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मतलब किसी भी वजह से जब वो भागने के लिए विवश हो जाते हैं और जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत राज्य की सीमा पार नहीं की है और वो भागने में मजबूर है, लेकिन वो उसकी राज्य की सीमा पार नहीं कर पाए, उससे वो बाहर नहीं जा पाए, तो वो अंतर्राज्यीय विस्थापित लोग कहे जाएंगे। अतः देशीय विस्थापन के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके दो फैक्ट हैं। बाह्य स्वैच्छिक स्थानांतरण, मतलब बाहर से अपनी इच्छा से कोई अपनी जगह चेंज करना चाहता है, अपनी इच्छा से जगह छोड़कर कहीं और जाना चाहता है। और दूसरा अपनी ही राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर रहना। और दूसरा क्या है? अपनी ही राष्ट्रीय सीमाओं के अंदर रहे। यह ध्यान रहे कि विस्थापन या बाहरी अप्रवासन उन लोगों से ना उलझाया जाए जो स्वेच्छा से आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो इसमें क्या है? तीसरी आ गई। एक तो जो बाहर से दूसरी कंट्री से आए हैं वो शरणार्थी हो गए, दूसरे वो जो सीमा पार नहीं कर पाए विस्थापित लोग हो गए, तीसरे वो लोग होते जो अपनी इच्छा से दूसरे देश जाते हैं। मान ले यहाँ से कोई व्यक्ति अमेरिका जाकर कमाना चाह रहा है तो उसको ना तो शरणार्थी बोला जाएगा ना विस्थापित बोला जाएगा, वो अपनी इच्छा से अपनी डेवलपमेंट के लिए गया। उनको इन चीज़ों में मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये था राज्यांतरिक विस्थापन। ठीक है, अब दूसरा है अंतर्राज्यीय विस्थापन। इसमें दो पार्ट थे। अंतर्राज्यीय विस्थापन क्या होता है? शरणार्थी, अंतर्राज्यीय जो दूसरे स्थान पे चला गया वो शरणार्थी होंगे। ठीक है, शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे अपना स्थायी घर या निवास स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बेघर किए उन लाखों लोगों को आमतौर पर असहिष्णुता, मतलब अमानवीय तरीकों से, बहुत बुरे तरीके से उत्पीड़न, राजनीतिक हिंसा, सशस्त्र संघर्ष या मानव अधिकारों के उल्लंघन से बचाने का प्रयास करना पड़ता है। ध्यान रहे, दुनिया में कहीं भी शरणार्थी घटनाक्रम के लिए किसी एक व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जहाँ पर शरणार्थी उसके लिए कोई एक व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होगा। जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दोनों देश, मतलब सारे लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, एक व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। जैसा कि ज्ञातव्य है कि 20वीं शताब्दी तक लोगों की सुरक्षा के लिए कोई सार्वदेशिक मानक विद्यमान नहीं थे, यानी कि 90s में जो थे कोई ऐसे मानक नहीं थे जो दो लोगों की सुरक्षा कर सके। अधिकांश देश जिनकी ओर शरणार्थी का पलायन होता था वे उनका प्रवेश वर्जित कर देते थे। अब कहीं क्या होता है, यहाँ से कुछ लोगों को निकाल दिया, वो दूसरे देशों में एंटर करना चाहते हैं लेकिन दूसरे देश वाले उसको एंटर करने ही नहीं देते। ठीक है, रोक देते उन्हें। इस अनुभव से शरणार्थियों की अवधारणा को अंतर्राज्यीय कानून में स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो 14 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, 14 जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान, एक तरफ जो थे, एक ग्रुप किसका था? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और जापान का था। और जो दूसरी ओर थे वो थे इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी तथा टर्की थे। 1921 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा फ्रिडर्स नेंश, नॉर्वे के ध्रुव अन्वेषक को रूसी शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। मतलब जो फ्रिडरिच नेंसन्स है उसको एक उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। किसके लिए? शरणार्थियों के लिए। नेंसन के कार्य को अमेरिकी उच्चायुक्त जेम्स मैकडोनाल्ड द्वारा आगे बढ़ाया गया। अब उसके कामों को जेम्स मैकडोनाल्ड ने आगे बढ़ाया, जो ऑस्ट्रिया का था, अमेरिका का था। मैकडोनाल्ड ने उन यहूदी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए दुनिया भर में
आप्रवासन प्रतिबंधों से संघर्ष किया। मतलब वो जो शरणार्थी थे उनको जगह देने के लिए लोगों से उन्होंने टक्कर ली, लोगों से संघर्ष किया उन्होंने, जो हिटलर के शासनकाल के दौरान नाजियों के उत्पीड़न के कारण भाग गए थे। अब जब हिटलर था, हिटलर नाजीवाद लेके आया था, नाजियों के उत्पीड़न के कारण कुछ लोग वहाँ से भाग गए थे, वो उनका अत्याचार सहन नहीं कर पा रहे थे। और बाद में उपायुक्त के आदेश का विस्तार आर्मेनियों, सीरियाइयों, कुर्दिशियों, तुर्कों और जर्मनी के शरणार्थियों के लिए भी किया गया था। मतलब वहाँ से भी कुछ लोग ऐसे थे जो निकले थे, अत्याचार सह नहीं पा रहे थे, इसलिए वहाँ से भाग खड़े हुए थे, वो शरणार्थी बने थे। हालांकि यह उपाय विशेष रूप से विशिष्ट शरणार्थी समूह के लिए अस्थायी व्यवस्था करने तक सीमित था। मतलब उनके लिए एक अस्थायी व्यवस्था कर रहे थे, मतलब कोई परमानेंट जुगाड़ नहीं था उनके लिए, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे। इसके बाद 1950-51 में 1950-51 में शरणार्थी सुरक्षा में संक्रांति काल सिद्ध हुआ। शरणार्थी सुरक्षा के लिए नया काल आया, क्रांति का काल आया। यह उस अवधि के दौरान हुआ था जब शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का औपचारिक गठन किया गया था। उनकी सहायता के लिए एक औपचारिक उच्चायुक्त बनाया गया, औपचारिक यानी कि फॉर्मल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने बनाया था। वही 1951 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने शरणार्थियों की परिस्थिति से संबंधित संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पारित किया था। उन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पारित किया। शरणार्थी शब्द उस किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो मुख्यतः 1 जनवरी 1951 1 जनवरी 1951 से पूर्व हुई घटनाओं के फलस्वरूप प्रजाति, धर्म, खास सामाजिक समूह की राष्ट्रीय सदस्यता या राजनीतिक उत्पीड़न के भय के कारण उस देश की सुरक्षा पाने में असमर्थ है। मतलब किसी भी वजह से वो उस देश की सुरक्षा नहीं पा रहा तो वो शरणार्थी है। 1 जनवरी 1951 से पहले उनको शरणार्थी का नाम दिया गया और सुरक्षा पाने का वो इच्छुक है, या जो ऐसी घटनाओं के फलस्वरूप अपने पहले स्थायी निवास के देश से बाहर होने के कारण उस देश का नागरिक नहीं है, या भय के कारण फिर वहां से वापस आने के लिए इच्छुक नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि 1951 के अभिसमय द्वारा यथा परिभाषित शरणार्थी वह व्यक्ति था जो 1 जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटित घटनाओं का शिकार था और अपने मूल देश से बाहर था। मतलब जो भी घटनाएं उसका शिकार हुआ और अपने देश से बाहर निकल गया, क्योंकि उत्पीड़न के भय के कारण वह अपने मूल देश में वापस नहीं जा सका। उसे पता चला कि वापस जाएगा तो उसके साथ फिर से शोषण होगा उसका। अनुवर्ती 5 आधार है, 5 बेस है: प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक विचार या सामूहिक समूह की सदस्यता पर उत्पीड़न उचित सिद्ध किया गया था। ध्यान रहे, जिस किसी भी देश के से शरणार्थी भागते हैं तथा अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं वे देश शरणस्थली देश कहलाता है। जैसे किसी देश से कोई भी शरणार्थी भागे और अपनी सुरक्षा की मांग करे तो उस देश को क्या बोलेंगे? शरणस्थली देश कहेंगे। शरणस्थली। शरणस्थल की परिभाषा उस सुरक्षा के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिससे राज्य अपने क्षेत्र या अपने भाग के नियंत्रण के अधीन कुछ अन्य स्थान उस व्यक्ति को दे देता है। जैसे मान लो पाकिस्तान में वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, वहां से कुछ लोग भाग के हिंदुस्तान आ गए, यहाँ से उन्होंने अपने सुरक्षा मांगी, यहाँ के लोगों से, यहाँ की सरकार से सुरक्षा मांगी, हमने दे दी, ठीक है, तो हमारा देश क्या हो गया? शरणस्थली देश हो गया, वो उनको शरण देने वाला देश बन गया। समझ आ गया? जिससे राज्य अपने शरणस्थल की परिभाषा उस सुरक्षा के रूप में परिभाषित की जाती है जिससे राज्य अपने क्षेत्र या अपने भाग के नियंत्रण के अधीन कुछ अन्य स्थान उस व्यक्ति को दे देते हैं जो उसे मांगने के लिए आता है। मतलब उसको कुछ ऐसी जगह दे दी ताकि वो अपना जीवन यापन यहाँ पर कर सके। यद्यपि 1951 का अभिसमय शरण का अधिकार नहीं देता था। 1951 का जो अभिसमय बना था उसमें शरण का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि इसके अधीन केवल शरण मांगने का अधिकार देता था। तुम शरण मांग सकते हो, किसी को शरण दे नहीं सकते। यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि कोई भी देश जो स्वयं शरणार्थियों को निमित्त वचन देता है अस्पष्ट रूप से उसकी मेहमानदारी का भार लेता है। मतलब वो उसको अपने देश में रखना चाहता है तो उसके हितों की देखभाल करता है। वहीं राष्ट्र राज्य 1951 अभिसमय से उत्पन्न होने वाले बहुत अधिक कानूनी दायित्व लेने के इच्छुक नहीं थे और ना ही बिना शर्त अधिकार से उत्पन्न होने वाले दायित्वों को मानने के लिए तैयार थे। इसीलिए अभिसमय में इस अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया। फिर 1951 अभिसमय के अनुच्छेद पैराग्राफ 33 में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। इसमें शरण वाले देश में निष्कासन या वापसी के निषेध पर विचार किया गया। मतलब कोई व्यक्ति आ गया, शरण ले ली हमारी, अब वो वापस भी जा सकता है, वापस जाने का इच्छुक होगा तो उसके ऊपर विचार करना जरूरी है ना।
अप्रतिरोधकता के अलावा 1951 अभिसमय शरणार्थियों को कोई अन्य अधिकार प्रदान करता है। मतलब शरणार्थियों को कई अन्य अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे अभी ये हब्सी जो लोग हैं हमारे देश के अंदर आके रह रहे हैं, हमारे देश के तो नहीं है ना, तो यहाँ पर उनको शरण दी गई है, ठीक है, वो यहाँ पर शरणार्थी के रूप में ही है। धीरे धीरे उन्हें हर चीज़ के अधिकार दे रहे हैं, उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनकी मतलब पूरी जिम्मेवारी हमारी सरकार ले रही है। वो धीरे धीरे यहाँ के नागरिक बन जाएंगे। तो ऐसे अन्य कई अधिकार उनको दिए जाते हैं, ठीक है।